बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यूनिट 3, द इक्विंग ग्रीन, हम ऐसे पहले पढ़ चुके हैं, इनकी एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, टेक्स्ट भी पढ़ चुके हैं। तो हमारा ये ख्याल था कि यूं ही, क्योंकि ये नई बुक है, डीएस सिलेबस है, पीसीटीबी का इंग्लिश की नई बुक है, तो पेपर पैटर्न जो ही मालूमात आएगी तो उस हिसाब से हम फिर आगे मजीद चेंजेस भी लाएंगे, जो जो पेपर के हिसाब से वो रखेंगे पैटर्न। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया हुआ है कि आप एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ा दें पोएम का। क्योंकि हमने अभी ये इक्विंग ग्रीन ये पहली पोएम पढ़ी थी, अभी हम चौथे यूनिट पे थे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा क्यों ना इसको कर दें, क्योंकि ये एग्जाम जो पहले अभी लिया जाता था, या अभी भी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे पेपर दे रहे हैं, या आगे भी, तो पोएम में से आपके 5 नंबर जो फर्स्ट ईयर के बच्चों के आते हैं कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करना होता है। सियाक को सवा के मतलब तशरीह जो उर्दू में आप कहते हैं, तो उससे भी ये मिलता जुलता है इस फॉर्म का। तो आज हमने द इक्विगरी का वही एक्सप्रेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कोशिश की है कि आपको उस पे उसको समझाएं। आपको होपफुली आपको ये काविश हमारी अच्छी लग रही होगी। बिट्स का प्लेटफॉर्म बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट टाइम आपके लिए ये तमाम लेके आ रहा है, इस तरह के अपने बनाए हुए नोट्स हैं उनके और एफर्ट से। तो उम्मीद है आपको ये काफी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो हौसला अफजाई करते रहा करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। इसको आप अपना बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको जो वीडियो लेक्चर अपलोड हो आपके रेलिवेंट, तो वो आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। हौसला अफजाई अगर होती रहेगी तो मजीद मेहनत से हम और हमारी टीम काम करती रहेगी इंशाल्लाह। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट द इक्विंग ग्रीन। ठीक है जी, पोएम। तो ये देखिए जी, हमने ये आपकी पोएम है द इक्विंग ग्रीन, हमने आप देख रहे हैं यूनिट 3 है। ठीक है जी। और इसमें अब ये हमने अपने हमेशा की तरह नोट्स अब पैरेलल हमने रख दिए हैं, ताकि आप बच्चों को स्टैंजा और इनमें समझने में आसानी हो। तो होपफुली ये आप देख रहे हैं। तो सीधा हम स्टैंजा की तरफ जाते हैं। 3 स्टैंजा हैं। स्टैंजा को बंद कहते हैं उर्दू में। ठीक है जी। आपको मैंने कल एक टर्म में एक लेक्चर भी मैंने दिया था, टर्मिनोलॉजीज का अलग से भी दिया था, और इस फॉर्म के आगाज में भी वो आप रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि एक बंद क्या है, स्टैंजा क्या है, और किस तरह ये जो पोएट्री की लैंग्वेज है, मुख्तलिफ इस्लाहात हैं, टर्म्स हैं, उसमें वो तफसील से बात की गई है। तो ये हम लोग स्टैंजा 1 का स्टार्ट ले रहे हैं। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज, द मेरी बेल्स रिंग to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder round to the bell's cheerful sound, while our supports shall be seen on the echoing green. हमने इसकी खूबसूरती से ट्रांसलेशन हर एक की कर दी थी, ये क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं। तो होपफुली अगर आप को अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला है तो दोबारा रिवाइज कर लें पहले वो लेक्चर, टेक्स्ट में उसकी ट्रांसलेशन में वो सारी चीजें आपको बताई गई है। आज हम इसी वन बाई वन जो हमारा स्टैंडा है, ये 1 से यहाँ पर पहला स्टैंडा एंड हो रहा है, तो इसकी हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट उसका तरीका भी समझाते हैं आपको एक्सप्लेन करना। और ताकि अगर इस नए वाले पैटर्न के मुताबिक भी ये आ जाता है, स्टैंडा वाइज या लाइन्स आ जाती हैं, तो आपने किस तरह जो मार्क्स हैं, मार्क्स को देखते हुए आपने अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हमारी काविश है कि आपको नॉलेज भी दें था और आपकी असिस्टेंट करें। असिस्टेंटशिप जो हम कर रहे हैं आपके लिए, सहूलत के लिए हमारी कोशिश है कि आप मैक्सिमम मार्क्स भी अचीव करें अपने एग्जाम में। तो जी, ये जी एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है द इक्विंग ग्रीन हवाला। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है जी, सिंपल, कि आपने एक तो ये याद रखना, जितनी पोएम्स आप पढ़ेंगे उनके एक तो आपको उनका ये पोएम का नाम क्या है, इक्विंग ग्रीन है, और प्लस ये लिखी किसने है। ठीक है जी। ये शायर कौन सा है, पोएट कौन सा है, ये उर्दू में भी आप इस तरह करते हैं ना, तो उनको लाजमी याद कर लें, और सही पहले से याद कर लें, और सही तरीके से। ठीक है जी। ताकि आपको समझने में आपके लिए आसानी हो, क्योंकि ये रेफरेंस का एक मार्क्स होता है, तो इसलिए आपने लाजमी वो करता है। अब आपके पास ये सामने वाली एक स्टैंजा आ गया, इसको सामने ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं हम पहले स्टैंजा से। रेफरेंस द पोएम द इक्विंग ग्रीन, ये इक्विंग ग्रीन हमारी पोएम थी, इज रिटन बाय या कंपोज्ड बाय विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक ने लिखी है। ठीक है जी। और उर्दू के ट्रांसलेशन मैंने करता रहा हूँ, हमेशा कर देता हूँ आपके लिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको समझने में मुश्किल आ रही हो, तो वो इसको ट्रांसलेशन को समझते देखते जाएं।
तो ये हो गया जी पहला पार्ट के रेफरेंस, हमने हवाला जात देना है क्या कौन सी कोई ये जो लाइन्स आएंगी वो आपको पता होंगी कि भाई अगर आपने पढ़ रखा होगा समझ होगी तो ये कौन सी पोएम है और किसने लिखी है। ये दो चीजें आपने इस तरह लिख देनी है सिंपली। अच्छा जी, अब जी नेक्स्ट है, अब इसी स्टैंजा का आप देखते हैं कॉन्टेक्स्ट, सियाक और सबाक जी। आपने सियाक व सबाक के हवाले से आपने सारी चीजें, क्योंकि सियाक का मतलब ये था ताल्लुक को जोड़ना, और जो सबाक होता है मीनिंग, ठीक हो गया। मकसद ये है कि आपकी जो पूरी ओरल आप स्केच कर रहे होते पोएम में, इससे पहले के ख्याल या बाद के ख्याल सबको मिलाकर एक ओवरव्यू देना कि भाई ये जो पोएम है किसके हवाले से है और आगे इसमें क्या क्या चीजें हैं। फिर हम एक्सप्लेनेशन में इन लैंड्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सियाक और सबाक ये ओवरऑल मैंने एक आपने ट्राई किया है। ये देखें जी, द पोएम प्रेजेंट्स एन एडलाइज्ड व्यू ऑफ चाइल्डहुड एंड द हार्मनी ऑफ ह्यूमन लाइफ विद नेचर। ठीक हो गया जी। आइडलाइज माने क्या होता है जी, आपको पता है। आइडलाइज करना, किसी को अपना वो करना, मिसाली मिसाल बनाना। आइडियल, ये देखिए भाई आइडियल जैसे हम कहते हैं, ये मेरे लिए एक मिसाल है, मेरे आइडियल हैं। व्यू ऑफ चाइल्डहुड बचपन, एंड हार्मनी हम एंगी, ह्यूमन लाइफ जिंदगी की, नेचर फितरत। ठीक है जी। तो दिस पोएम पोएम प्रेजेंट्स, जो जाहिर कर पेश करती है एंड आइडियलाइज्ड व्यू ऑफ चाइल्डहुड, ये मतलब बचपन फितरत के साथ इंसानी जिंदगी हमएंगी का एक मिसाली नुक्ता। ठीक है ना। वो क्या करती है जी, इसको नजरिया पेश करती है। ब्लैक जो शायर हैं, यूज ए सिंगल डे, जो एक दिन होता है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक एक दिन बनता है। तो ब्लैक क्या करता है, एक सिंगल दिन को एज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ साइकिल। सिंबॉलिक माने अलामती तौर पे, अलामती तौर पर जिंदगी का दायरा, जिंदगी का चक्कर जो इंसान का होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि भाई वो सुबह से शाम तक जो एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस फॉर्म में कि सारा कुछ बता रहा है। तो वो क्या है, तो बेसिकली ये पोएम में इसका जिक्र है कि पोएम बता रही है कि आपका जिंदगी का जो आपका चक्कर है अलामती तौर पर उसका सुबह से शाम से वो सिम्बलाइज कर रहा है उसके हिसाब से। अलामती तौर पर सुबह से शाम तक एक ही दिन को जिंदगी के चक्कर या दायरे की अलामती जिंदगी के तौर पर इस्तेमाल करता है। ठीक हो गया जी। द पोएम पोर्ट्रेज, ठीक है जी, अक्कासी करना, द इनोसेंस मासूमियत एंड जॉय ऑफ यूथ। यूथ माना नौजवानी की खुशी, जवानों की खुशी, ठीक है ना। जवानी की मासूमियत खुशी, और एंड विजडम ऑफ एज, उम्र की अक्लमंदी। ठीक है ना, उम्र के हवाले से बात कर रहे हैं, हिकमत से कह सकते हैं। एंड इनएविटेबल, इनएविटेबल ट्रांजिशन ऑफ नागुजीर, लाजमी अक्कर होना, ट्रांजिशन में मुंतकली वक्त की। ठीक है जी, क्योंकि वक्त जो घूम रहा है, पहिया घूम रहा है, वो इनएविटेबल है, नागजीर, वो चलता रहता है। तो उसकी ट्रांजिशन जिस तरह हो रही है तो वो भी जिक्र करता है। तो इसका ट्रांसलेशन नज़म जवानी की मासूमियत और खुशी, उम्र की हिकमत और वक्त की नागजीर मुंतकली की अक्कासी करता है। ठीक है जी। पोर्ट्रेट में अक्कासी करना। इट इम्फसाइजेस माना जो ये जोर देता है, ठीक है ना, जोर देना। द ब्यूटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की खुशी, व्हेन जब लिव्ड इन ट्यून विद नेचर एंड स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल में रूहानी सिंप्लिसिटी, सादगी, ये फितरत और रूहानी सादगी के मुताबिक जिंदगी की खूबसूरती पर जोर देता है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट एंड ट्यून, यानी कि लेफ्ट एंड ट्यून माने के मुताबिक, यानी कि उसके मुताबिक गुजारना। ठीक है जी, फिर फितरत और रूहानी सादगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर जिंदगी की खूबसूरती पर जोर देता है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी, और बड़े इजी वे से आप इसको ये जो आपको बता रहा हूँ ये हमने ओवरऑल सियाक को सबाक दे दिया है। तो आपके लिए एक और बड़ी सिंपल बताता चलूँ कि इस तरह आप राउंड अबाउट 70-80 वर्ड अगर वर्ड्स का लिख लें तो इनफ है। 60, 65, 70, 80 तो सियाक और सबाक के हवाले से मार्क्स के हवाले से, क्योंकि 5 मार्क्स आपको तो, लेकिन नियत पैटर्न आप पता नहीं है क्योंकि वो कितने मार्क्स का है उस हिसाब से भी देखना होता है। लेकिन आमतौर पर ये सियाक सवाल इतना होता है। फिर हम जब एक्सप्लेनेशन करेंगे स्ट्रेटजी की, वो लंबी हम कर सकते हैं, उनमें कोट्स भी डाल सकते हैं और भी कुछ चीजें डाल सकते हैं, तो वो आगे हम बताते हैं। तो आपने ये उम्मीद है इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो साथ साथ हमारी एक काविश होती है कि आपको समझाने से पहले साथ साथ हम रीड भी कराते रहें, तो होपफुली आपको समझने में ज्यादा आसानी रहे, ताकि हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है जी। आइए।
The poem presents an idealized view of childhood and the harmony of human life with nature. Blake uses a single day from morning to evening as a symbolic representation of the human life cycle. The poem portrays the innocence and joy of youth, the wisdom of age, and the inevitable transition of time. It emphasizes the beauty of life when lived in tune with nature and spiritual simplicity. ठीक है जी, द लेफ्ट इन ट्यून यानी कि विद नेचर, फितरत और स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी सर के ट्यून के मुताबिक, यानी कि उसके मुताबिकत के साथ रहते हैं। तो जी, ये थी हमारी सियाक और सबाक। और नॉर्मली जब हम और भी स्ट्रेंजा करेंगे तो हम सियाक और सबाक सेम यूज करेंगे। तो इसलिए हम अब एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं। स्टैंजा 1 2 3 रेफरेंस सेम ही रहेगा। हमारा सियाक और सका भी सियाक सबाक यानी कि कॉन्टेक्स्ट भी सेम हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अपने जो भी इनमें लाइन आई या वो है तो ओवरऑल हमने दे दिया है, तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो एक्सप्लेनेशन जो वजाहत करते हैं, ये जी पहला स्टैंजा ये है, द सन डज राइज से लेकर ऑन द इक्विंग ग्रीन। ठीक हो गया। तो अब इससे पहले कि हम ट्रांसलेट करें तो आपको थोड़ी सी बातें बताना जरूरी है। देखिए जी, आपने सबसे पहले तो आपने पहला फ्रेज इसमें करना होता है, यानी कि मतलब है आपने सर्विस मीनिंग भी बोलते हैं कि आपको पता हो, जैसे आपने लास्ट में ट्रांसलेशन किया उनका समय जो इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। फिर आपने इसके अंदर कि आपकी कौन सी रेमिंग स्कीम है। रेमिंग स्कीम किसे बोलते हैं कि जो हम काफी अल्फाज आखिर में आ रहे होते हैं। ये देखें जी, द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज। ये देख, अराइज एंड स्काईज, द मेरी बेल्स रिंग एंड द वेलकम द रिंग एंड स्प्रिंग। देख लें, ये दोनों रिंग एंड स्प्रिंग आपको लग रहा हो आईएनजी पे खत्म हो रहे हैं। ये जैसे एस पे एस पे आवाज एक ही दे रहे हैं। इसी तरह थ्रश एंड बुश एंड ये देखिए एस एच पे खत्म हो रहे हैं। अराउंड एंड साउंड एंड सीन एंड ग्रीन। इसका मतलब ये है, ये दो दो लाइनें एक एक साउंड एक एक दे रही हैं। तो ये हमारी एक राइमिंग स्कीम भी होती है। इनका भी जानना भी जरूरी है। ठीक है जी, आपने ये देखना है। दूसरा तीसरा होता है कि आपने देखना है पर्सोनिफिकेशन या कोई ऐसी चीजें यूटिलाइज कर रही है ये पोएम, ये उसको भी देख लें। पर्सोनिफिकेशन क्या कहते हैं लैंग्वेज पोएट्री के हवाले से, जिसे हम पोएट्री एडवेसेस भी कहते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं। उसके विरोध से ये होता है कि आपने जो इंसानों के अंदर जो क्वालिटी खूबी है उसको उसके हिसाब से किसी और जो चीजों से जोड़ देना। जैसे द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काई। देख रहे हैं, सन बढ़ता है और वो खुश होता है, एंड मेक हैप्पी सके क्योंकि वो स्काईज को, आसमान को खुश करता है। अब आसमान कैसे खुश हो सकते हैं, ये तो इंसानों की वो है ना नेचर। तो उसको उसने रिलेट कर दिया कि इसके साथ, स्काईज के साथ जो हैप्पीनेस क्वालिटी थी। तो बेसिकली दिस इज पर्सोनिफिकेशन। तो इन चीजों का भी जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह फिर आपने टोन वगैरह कौन सी यूटिलाइज कर रहे हैं, लहजा कैसा है पोएट का, पोएम किस तरफ जा रही है, किस तरह का लहजा अख्तियार करता है, खुशी गमी सब चीजें ये बताने के लिए तो टोन का भी जरूरी है। और आखिर में इंटेंट क्या है पोएम की, मतलब ये ओवरऑल पोएम है किस तरफ, किस हवाले से लिखी गई है, तो वो भी इसमें ऐड करते हैं। फिर कोट्स भी ऐड करते हैं इसमें। तो ये चार पांच चीजें अगर आप समझ जाएं, तो सबसे पहले तो मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया था उनकी, मैंने फिर उनकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहे होते हैं ना साथ साथ। एक्सप्लेनेशन का मतलब यही है, आपने सबसे पहले तो वो सीखे जो पीछे लेक्चर है। फिर आप मैंने वो लेक्चर दिए हुए हैं, अगर पॉइंट में देखें तो इसमें मुख्तलिफ वो समझे, जैसे मैंने आपको बताया रेमिक्स स्कीम समझे, इनमें पर्सोनिफिकेशन है क्या चीज़ है, टोन क्या हो रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें वो सिम्बलाइज हो रही हैं, ये भी देखना है कि किसको किसके साथ तशबीह इस्तिआरा है, मेटाफोर क्या यूज हो रहा है। तो ये चीज़ें भी समझ लें। इसमें ये समझ लेंगे तो खुद ब खुद आपको आइडिया होगा, और उसमें एक्सप्लेन करते रहेंगे तो जो भी आपका जब पेपर देंगे तो बड़े अच्छे मार्क्स आप ले सकेंगे। उनको पता होगा, इनको नॉलेज का इल्म पता है चीज़ का। इसी तरह फिर टोन क्या, उनकी सेटिंग है, उसके हवाले से थोड़ा देख लें। और आखिर में कि ओवरऑल इसका पर्पज या इंटेंट क्या है, इसका क्या है, तो वो भी सीख लें। तो इस तरह फिर आप एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने इसको इस हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया है। और आइए हम इसको रीड आउट करते हैं पहले, और फिर हम नीचे चलेंगे। इन द ओपनिंग स्टैंजा विलियम ब्लैक सेट्स a cheerful and idyllic tone by describing a spring morning from the sunrise and fill the skies with happiness। ये देखें जी, ये पहला पहला। अब वो कहते हैं ओपनिंग जो शुरू का जो स्टैंजा है, इसमें आप लिख सकते हैं ये तो हम वैसे बना रहे हैं, अगर चार लाइनें आ जाती हैं, एक स्टैंजा इन दीज लाइन्स भी लिख सकते हैं, इन दिस स्टैंजा भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि हम पोएम को कर रहे हैं तो इसलिए हमने ओपनिंग कहा है, पहला स्टैंजा है, पहला बंद है। ठीक है ना, बंद जो होता है ना वो सॉरी ये पहला स्टैंजा है। तो ये तकरीबन आप दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 जो हमारे लाइन है उसका एक स्टैंजा बन रहा है, बांध बांध रहा है। तो इसलिए हाँ, इसकी मिनिमम जो स्टैंजे के कॉपलेट कहते हैं हम उसको दो होने चाहिए, दो लाइनों का भी बंद होता है। लेकिन ये क्या है 10 10 लाइनों का है। तो इसलिए इसको जरूर समझते रहें। और इसको एक लाइन को उर्दू में मिसरा कहते हैं। यहाँ लाइन्स का कॉन्सेप्ट है, विलियम बेक सिट्स से चेयरफुल, चेयरफुल बखुशी शाद, आइडियलिक
स्टोन क्या होता है जी? खुशगवार लहजा। भाई डिस्क्राइबिंग विदाउट करते हुए स्प्रिंग मॉर्निंग, ठीक है ना। तो मौसम बहार, क्या कहते हैं, बाहर का मौसम आ गया सुबह। फिर जहाँ सन राइज तलु होता है, फील द स्काई विद हैप्पीनेस, जो आसमान को या आसमान को खुशी से भरता है। देखें, इतनी बात में विलियम ब्लैक एक ने मौसम बहार को एक सुबह पे बयान करते हुए एक शाद और खुशगवार लहजा तरतीब दिया है, जहाँ सूरज तलु आसमान को खुशी से भरता है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। चार्ल्स चर्च बेल्स रिंग merrily to welcome the vibrant, ठीक है जी, सीजन एंड birds like the skylark and thrush fill the air with sweet melodies, ठीक है जी। ठीक है जी, आपके सामने ये आ गया चर्च। आपको पता है कि बदल गाय जो इस रही की है, तो चर्च की वो कहते हैं घंटियां खुशी से बजती हैं, जो कि वाइब्रेंट जैसे मुतहरक जो सीजन आ रहा है ना, पुरजोश मौसम का इस्तेमाल करे चर्च, उनको वो करता है जी, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह स्काईलार्क का अर्थ आपको पता है आसमानी चिड़ियां तो होती हैं। फेल द एयर विद स्वीट मेलोडीज क्या होता है जी? धुन, ठीक है ना। धुन जिसे मेलोडीज खुशी से थ्रश, जो मीठी खूबसूरत है, धुनें कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ देखें आगे, इस पर पुरजोश मौसम का इस्तेमाल करने के चाँद की घंटियां खुशियां बजती हैं, और स्काईलार्क और थार जैसे परिंदे मीठे परों से, मीठी धुनों से हवा को भर देते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, आप देखते हैं द साउंड ऑफ द बेल ब्लेंड्स, ब्लेंड मतलब मिलाना, जोड़ना, ठीक है ना जी। विद जॉयफुल सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, परिंदे क्रिएटिंग मूड ऑफ हार्मनी, हमेंगी एंड सेलिब्रेशन क्या होता है? आपकी जो आप सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, जश्न मनाना, ठीक है नहीं। जैसे हमेंगी जोश का देख रहे हैं, घंटों की आवाज, घंटों की आवाज परिंदों को कानों के साथ मिल जाती है, ब्लेंड, जैसे हम खुशगवार मूड का मूड पैदा होता है, खुश जश्न का मूड पैदा। ब्लैक एक बकायदा देखें, ये जो आप देख रहे हैं राइमिंग टूल में कह रहा था, देख लें। ये राइज देव पहले ए, इसी तरह बी बी सी सी डी टी, ये इस टोन की बात कर रहा है। ब्लैक यूजर रेगुलर एबीसी राइम स्कीम है, जो हम काफी अल्फाज हम बोलते हैं में आ रहे हैं, गिविंग द स्टैंडर्ड म्यूजिकल एंड रिदमिक फ्लो, ठीक है। उसको म्यूजिक मौसीकियाती एंड रिदमिक जो आपका जो फ्लो है, जो हम तालमेल है उसका दे रहा है। दैट मिरर जो अक्सी करता था नेचुरल हार्मनी में, जो कि कुदरती हार्मनी की बात कर रहा है। अच्छा, लिटरेरी डिवाइसेज है, पोएट्रिक डिवाइसेज भी हैं, बेसिकली लिटरेरी ओरल लिटरेचर के हवाले से होती है, और पोएट्रिक पोर्ट्रेट में आता है, सच इज पर्सोनिफिकेशन। मैंने पहले बताया था, सन डज राइट एंड मेक हैप्पी द स्काई, ये मैंने वजाहत की थी, तो इसका भी हवाला आप एक्सप्लेनेशन में दे सकते हैं। एंड इमेजरी, जो तख्लीकी बात है, जो आपके इन्हांस था विजुअल एंड इमोशनल अपील, ठीक है ना। इसमें जो विजुअल इमेजरी तस्वुराती बात है, तख्लीकी बात है, जो वजाहत के लिए लिखी जाती है, किसी के रिपेक्ट करने के लिए, तो विजुअल इमोशनल जो हमारे जज्बाती है उसको बड़ा अट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है। जैसे मौसीकी और तालमेल का भाव मिलता है, जो बयान की जाने वाले कुदरती हमें की आगाज करता है, अदबी जैसे शख्सियत शादी और तस्वुरात बसरी और जज्बाती कश्मीर में इजाफा करते हैं, सूरज तल्लु होता है, आसमान को खुश करता है। तो एज यूजुअल अभी हमने पहला पैराग्राफ इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो हम इसको रीड आउट करा लेते हैं। In the opening stanza, William Blake sets a cheerful and idyllic tone by describing a spring morning where the sun rises and fills the skies with happiness. Church bells ring merrily to welcome the vibrant season, and birds like the skylark and thrush fill the air with sweet melodies. The sound of the bells blends with the joyful songs of birds, creating a mood of harmony and celebration. Blake uses a regular avuked rhyme scheme, giving the stanza a musical and rhythmic flow that mirrors the natural harmony being described. Literary devices such as personification, the sun does arise, and make happy the skies, and imagery enhance the visual and emotional appeal. जी, तो हमने ये कर लिया। अब नेक्स्ट इसी को लेकर कर रहे हैं हम। सिंबॉलिकली क्या कहता है जी? अलामती तौर पर स्प्रिंग रिप्रेजेंट चाइल्डहुड एंड न्यू बिगिनिंग। तो अलामती तौर पर अब जिक्र हो रहा है कि बचपन और नई शुरुआत क्या है, स्प्रिंग से बाहर का वो बता रही हैं। वाइल बर्ड्स एंड बेल्स रिप्रेजेंट द प्योर जॉय ऑफ लाइफ, यानी कि बर्ड्स परिंदे और वो जिंदगी की प्योर खूबसूरती को या खुशी को इजहार करते हैं। द टोन इज इनोसेंट एंड सेलिब्रेटरी, ठीक है ना। आमतौर पर मौसम बहार बचपन नई शुरुआत की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि बच्चे परिंदे और घंटियां जिंदगी खालिद खुशी की नुमाइंदगी करते हैं। द टोन इज इनोसेंट एंड सेलिब्रेटरी। तो टोन क्या है? वही लहजा जो मैंने बताया पहले भी, इसका भी जिक्र करना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग द पोएट्स बिलीफ इन द डिवाइन जॉय एंड प्रेजेंट एंड नेचर एंड यूथ। डिवाइन बना खुदाई, कुदरत का जो है, खुशी, प्रेजेंट, नेचर, कुदरत, यूथ। देखे लहजा मासूम जैसा बना रहा है, जो मतलब जवानी में मौजूद खुदाई खुशी पर शायर के आकाश की
शहर की यकीन की अक्कासी करता है। ठीक है जी। ब्लैक्स पर्पज हियर, यहाँ पर अगर इसको हाईलाइट हाईलाइट करना क्या होता है जी, उजागर करना, दैट आइडियल यूनिटी बिटवीन ह्यूमन नेचर एंड नेचुरल वर्ल्ड विच ही बिलीव टू बी स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग। ठीक है जी, आप सामने इसका पूरा वो दिया गया है, आप देख सकते हैं उजागर, जिसके बारे में ख्याल था कि ये रूहानी तौर पर और सामने जैसा कि ज्ञान कैटसन। अब यहाँ पर हमने कोट्स ऐड किया है जी, कोट्स हमने इसके रेलिवेंट ऐड कर लिए ताकि पता लगे कि हमारे पास इससे हटके भी हम हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हम इम्प्रेस कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ये देखें, जॉन कोट्स वन सेड, जहाँ जॉन कोट्स है उन्होंने एक रखा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी कि चीज की खूबसूरती हमेशा की खुशी होती है। ठीक है जी। ब्यूटी, खूबसूरती की एक चीज हमेशा के लिए खुशी होती है। ये देखिए जी, ये हमने जो आप नीचे देख लेते हैं, खूबसूरती की जो हमेशा के लिए खुशी होती है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हम इसको देख लेते हैं आगे क्या कहता है जी। अच्छा, ब्लैक डिपिक्शन, जो कि ब्लैक डिपिक्शन स्प्रिंग मिरर दिस इटर्नल जॉय फाउंड इन नेचर, जो कि ब्लैक के हवाले से वो कह रहा है जी, इसको देख रहे हैं खूबसूरती एक चीज हमेशा के लिए खुशी है, ब्लैक की बाहर की खूबसूरती भीतर में पाई जाने वाली इस अवधि खुशी की खासियत है। इसी तरह आपका एक और हमने कोट ऐड किया था, ये देखें जी, ये है, similarly, the Chief Justice Rousseau emphasized that the man is born free and everyone and everywhere he is in chains. यानी कि इंसान आजाद पैदा होने हर जगह ये गुलामी में या जंजीरों में जकड़ा हुआ है। Hinting that the innocence of childhood shown here is natural. जो मासूमियत है वो कुदरती है। अनटेंटेड क्या है, अनटेंटेड क्या मतलब होता है, अनटेंटेड मतलब बेदाग, ठीक है ना, बन बिफोर सोसाइटल सोसाइटल करप्शन, वो शर्ती जो करप्शन बाद में शुरू होती है, यानी कि शुरू में वो ये इससे वो कोट कर रहा है, फ्री फ्री मतलब आजाद पैदा हुआ है। बहुत सारे बच्चा जो है वो वैसे मासूम होता है, कुदरती होता है, बेदाग होता है, लेकिन फिर सोसाइटी उसे वो गुलामी में जकड़ता है, मतलब है सोसाइटियल करप्शन शुरू होती है। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ये देखिए, जितना अजीत अक्सर रोशन ने जोर देकर कहा किसान आजाद पैदा होता है, हर जगह उस में जकड़ा होता है, इस बात की शादी करते हुए कि यहाँ दिखाएगा बच्चे पुरुषों में कंदर बेदाग है, इससे पहले कि बहुत शादी बाजी शुरू हो। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसका हमेशा की तरह ट्रांसलेशन सॉरी रीड आउट करा लेते हैं जी, सुन लें। Symbolically, spring represents childhood and new beginnings, while birds and bells represent the pure joy of life. The tone is innocent and celebratory, reflecting the poet's belief in the divine joy present in nature and youth. Blake's purpose here is to highlight the ideal unity between human innocence and the natural world, which he believed to be spiritually uplifting. As John Keats once said, a thing of beauty is a joy forever. Blake's depiction of spring mirrors this eternal joy found in nature. Similarly, Jean-Jacques Rousseau emphasized, man is born free and everywhere he is in chains, hinting that the innocence of childhood shown here is natural and untainted, before societal corruption begins. जी, आप इसका एंड कर रहे हैं, इसका आखिर में ये देखें जी, आखिर में ये क्या है, द स्टैंडर्ड रिफ्लेक्ट बोथ सर्विस ब्यूटी एंड ए डीपर स्पिरिचुअल ट्रुथ। ये सत्य खूबसूरती और गहरी रूहानी सच्चाई अक्कासी करता है। पोर्ट्रेइंग, ठीक है ना, जैसा पोर्ट्रेइंग द स्टार्ट ऑफ लाइफ एज ए फुल ऑफ इनोसेंस, यानी कि शुरू वो मासूमियत से भरपूर है, हार नहीं हामेंगे एंजॉय, ए थीम सेंट्रल टू ब्लैक विजन, जिंदगी के आगाज को मासूमियत में हामेंगे और खुशी इसे भरपूर दिखाया गया है। तो होपफुली आपको ये समझ Thus, समझ आ गया। the stanza reflects both surface beauty and a deeper spiritual truth, portraying the start of life as full of innocence, harmony, and joy, a theme central to Blake's poetic vision. जी, तो हमने ये पहला कर लिया है जी, हमने अपना स्टैंजा बड़ी डिटेल में। अब आगे हम आपको आप समझ आ चुकी है, तो उसी टोन को रखते हुए हम नेक्स्ट में जा चल रहे हैं। क्या अब ये ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवे केयर सिटिंग अंडर द ओक आर्मी एंड सून एंड ये सारे अमंग द old John with white hair does laugh away care sitting under the oak among the old folk. They laugh out at our play, and soon they all say such were the joys when we all garden boys in our youth time were seen on the echoing green। ठीक है जी, तो ये हम स्टैंजा आपने स्टडी किया, इसकी अगर ट्रांसलेशन देखनी है तो लेक्चर मौजूद है, लेक्चर 3 यूनिट 3 का आप जाकर देख सकते हैं, पहले से पढ़ा हुआ है। तो आइए हम आप इनकी डिटेल में नहीं जाते, आपको समझा दिया सारा, तो हम इसको रीड आउट करेंगे और ट्रांसलेशन सिंपल आपको बताते जाएंगे। तो आप इसको समझते जाएं, वही सेम पैटर्न के किस तरह हमने इसको ट्रांसलेट करना होता है। तो ये आपकी आसानी के लिए हम उसको ट्रांसलेट करके रख दिया है, आप उर्दू भी देखें, नोट भी करते जाएं। तो अगर आप चाहेंगे इनके नोट्स मंगवाने हैं तो आप वो भी हमें ईमेल
कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो एंड में आपको बता देंगे जी। रीड आउट कर लेते हैं जी। In this stanza, the poet introduces old John, a white-haired elder who sits peacefully under an oak tree, surrounded by other old people. They laugh warmly as they watch the children play, reminiscing about their own youthful days. The mood here shifts slightly from pure celebration to a gentle nostalgia, as the old folk reflect on the joys they once experienced. Blake uses symbolism effectively. Old John symbolizes wisdom and experience, while the oak tree is a traditional symbol of strength and stability. The imagery of elders watching children shows the natural cycle of life, where youth and age coexist in harmony. The tone becomes reflective, and the rhyme scheme, abuk, continues to maintain musicality. The contrast between कि ये फिर वही रैम स्कीम है, देखें आप, देखें हेयर केयर ओक फोक प्ले से, ठीक है जी, आपके सामने है ना, ये देखें हेयर केयर ओक फोक प्ले से जॉयस बॉय सीन ग्रीन, तो ए बीबीसी टोन है, तो उसका जिक्र कर रहा है जी। लेट्स मूव ऑन। the children's lively play and the elders' calm remembrance underscores the continuity of life. यहाँ पे ये इस तरफ इशारा है कि दोनों के दरमियान बच्चों खेल रहे हैं तो बूढ़े भी सुकून से जो बैठे हुए हैं जिंदगी कंटिन्यूटी के हवाले से। Blake subtly invites us to respect the wisdom of the past while enjoying the innocence of the present. तो कहते हैं जो उसको तशबीह दी गई है, जो विजडम है, विजडम आपको पता है उसकी अक्कासी की गई है कि जो ओल्ड एज है वो विजडम को शो कर रही है, तो उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनिशियल्स की भी जो प्रेजेंट किया है तो एंजॉय करना चाहिए। नेक्स्ट। As George Santayana famously said, अब हम यहाँ कोट का इजाफा कर रहे हैं जी, ये ट्रांसलेशन आप देखते जाएं, अब आप खुद पढ़ते जाएं, नोट करते जाएं जी। those who cannot remember the past are condemned to repeat it. This stanza highlights the importance of generational wisdom. Similarly, Rabindranath Tagore once remarked, every child comes with the message that God is not yet discouraged of man, reflecting Blake's deep reverence for childhood and its divine innocence. जी Thus, this stanza enriches the poem's message by showing how joy and innocence are shared across generations, with elders finding renewed happiness in the laughter of children. जी, ये जी एक्सप्लेनेशन टू भी कंप्लीट हुई। ये देखिए आप पढ़ सकते हैं उर्दू भी, अब आप माशाल्लाह आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट हम तीसरा जो हमारा स्टांजा है और आखिरी है, हम उसको देख लेते हैं। ये देखें जी, ये टेल द लिटिल वंस वेरी नो मोर कैन बी मेरी, यहाँ से लेकर हम द सन डज डिसेंड, गरूब होता है, आवर सपोर्ट है एन एंड राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर माय सिस्टर एंड ब्रदर लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट एंड सपोर्ट नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन। तो आइए उसी तरह हम इसकी रीड आउट करा लेते हैं और फिर आपके सामने ये ट्रांसलेशन है। तो ये स्टैंजा 3 का, क्योंकि मैंने बताया था कि रेफरेंस सेम लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट सेम लिखेंगे, सिर्फ एक्सप्लेनेशन चेंज है, वो हमने आपने कर दिया है जी। देखें रीड आउट। In this closing stanza, Blake describes how the day draws to an end, symbolizing the approach of old age and ultimately death. The sun descends, mirroring the decline of physical energy and the end of childhood play. जी उसको तशबीह दे रहा है जी, ओल्ड एज जो है ना, जो आपको एज जो एंड हो रहा है तो उसको बुढ़ापे से और जिंदगी की खात्मे से भी तशबीह दे रहा है, जो फिजिकल एनर्जी और चाइल्डहुड के दरमियान एनर्जी खत्म हो रही है, ठीक है ना, और बच्चे अब उसको थक चुके हैं, तो इस हिसाब से। The children, now weary, return to their mother's laps for rest, just as older people retire from life's activity. जी बच्चे जो थक जाते हैं, एनर्जी खत्म हो गई, तो ओल्ड बंदों की जो जिंदगी खत्म हो रही है, तो उससे तशबीह मिल रही है। The imagery of birds in their nest presents a serene and comforting scene. जी सेरीन कंफर्टेबल, यानी कि पुरसकून और आरामदेह सीन को उससे निस्बत दे रहे हैं परिंदों, बर्ड जैसे नेस्ट में होते हैं। पीस, इसका मतलब पीस एंड सिक्योरिटी, आप ना लाउड वन, जब अपने पे उसमें गोद में बैठते हैं या हर में तो सुकून मिलता है, तो जितना घर हर एक इंसान की जरूरत है, उससे ये पर्सोनिफिकेशन भी कर रहा है। Indicating peace and security in the arms of loved ones. This naturalistic metaphor also symbolizes the ultimate return to nature and rest, suggesting death not as something मेटाफोर होता है इस्तारा, किसी से आपने इस्तिहार वो कर रहे हैं dreadful, but as a peaceful sleep. जी। होपफुली आप क्लियर हो गया होगा, ये सारा आपका ट्रांसलेशन हुई हुई है। अब इसको मैं पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि वीडियो वैसे भी
लेक्चर है, तो आप चाहते हैं कि वीडियो लेक्चर जो है वो ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो कोई बस आपको उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। कोई इशू हुआ तो आप क्वेरी भी कर सकते हैं, आपको समझा देंगे कोई अगर इशू हुआ। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। ये अब बता रहा है कि आपने रैम कौन सा यूज़ किया है, आपको वही बता रहा हूँ। वेरी मेरी डिसेंट एंड देयर ब्रदर्स मदर्स ब्रदर रेस्ट नेस्ट रेस्ट एंड ग्रीन ग्रीन। तो आपके सामने वही ये बीबीसी पैटर्न के रैमिंग चल रही है, तो सिंपल आप पढ़ लेते हैं। Blake continues with his rhyme scheme, Ubuk, and uses personification and visual imagery to craft a tone of calmness and completion. The darkening green symbolizes the inevitability of death and the closing of life's day. But the poet's tone remains gentle and accepting, reflecting a romantic belief in the beauty and serenity of the natural life cycle. ठीक है जी, ये देखें लहजा, ये सारे आपकी ट्रांसलेशन नाम को मैं जो छुट्टी और सुकून में रुबानवी यकीनी की कासिर करता है। होपफुली आप क्लियर हो गया होगा। अब आप एंड की तरफ आ रहे हैं इसके भी। तो आइए हम कोट्स भी इसमें डाल डाल दिए, तो ये कोट्स सुन लेते हैं। As Leo Tolstoy said, the sole meaning of life is to serve humanity by contributing to the cycle of life. And Helen Keller echoed, death is no more than passing from one room into another. These thoughts align with Blake's view that death is not an end, but a return to peace and innocence. जी, कि मौत को एक है बल्कि अमन और मासूमियत की वापसी है। तो आइए लास्ट में जो स्टैंजा हमारा एंड कर रहा है, हमारा पोएम पोएम में एंड हो रही है, तो पढ़ लेते हैं। Thus, the stanza beautifully closes the poem's message. Life is a journey from vibrant youth to peaceful rest, filled with joy, memory, and unity with nature. जी, लिहाजा शेर बड़ी खूबसूरत नज़म के पैगाम को बंद कर देता है। जिंदगी मुतज़्ज़मा से पुरअमन और आराम तक का सफर जो खुशी यादाश्त और फितरत के साथ इत्तेहाद से भरा हुआ है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जो था हमने ये वाला सबक अपना लेसन था यूनिट 3 का। एग्जाम के पर्पज से हमने पढ़ लिया है। पहले हम इसकी लेक्चर एक्सरसाइज भी कर चुके थे, ट्रांसलेशन भी कर चुके थे। तो स्टूडेंट्स के उसके मुताबिक हमने इसको ये भी आपको समझा दिया है। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इशू है तो आप हमें नोट्स बताना चाहते हैं ये लिखे हुए, वो भी मंगवा सकते हैं। और स्टूडेंट मंगवा भी रहे होते हैं तो हम डिलीवर कर रहे होते हैं, तो व्हाट्सएप आपको दे दिया हुआ है। बल्कि आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। देख लें और नोट कर लें जी। ये देखें, ये देखें जी। हम इसको देख लेते हैं। तो आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें। ये देखें, bukhari@gmail.com मोबाइल नंबर हमारा ये है। देख लें 32059143। और ये हमारा चैनल जो है। और होपफुली आपको ये काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप ये ज़्यादा से देखें, ताकि हौसला अफजाई मिलती रहे। यही आपसे चाहिए। और हमारा मकसद आपको असिस्ट करना है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आपके कॉलेज अकेडमी प्रोफेशनल वे से आपको पढ़ाते हैं। आप माशाल्लाह वहाँ बहुत सा नॉलेज गेन करते हैं। लेकिन फिर भी ये एक हमारी जो काविश है डिजिटल के, घर बैठे वो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट स्टडी कर रहे हैं, या जिनके पास नॉलेज की कमी है, बेस की कमी है, जिनके पास मसाइल हैं, या जो वो स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स भी लेना चाहते हैं, तो उम्मीद है ये लेक्चर उनको असिस्ट करेंगे। हमारा मकसद यही है। बाकी कहीं कमी है, खामी है, कहीं वो रह जाती है, तो होपफुली आप इस हवाले से हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट हम कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ ला रहे हैं अपनी चीज़ों में। जो जो आपकी सजेशन आ रही हैं तो हम वेलकम करेंगे। तो इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक। इजाज़त दीजिए। फीमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।